बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर 4 इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। कुछ प्रोसेसेस को हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ को नेक्स्ट पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो ट्रिक है एग्ज़ाम में, आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, नॉलेज एरिया, ये कौन से नॉलेज एरिया से क्वेश्चन आया, उस नॉलेज एरिया में कितने प्रोसेसेस थे और हर प्रोसेस किस प्रोसेस ग्रुप में लाई करता है। इसको आपने बार बार इसको रिपीट करना है। जब आप ये जो पिक्चर बार बार आपकी आंखों से गो थ्रू होती रहेगी तो आपको ये सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी, लॉजिक की भी समझ आ जाएगी। लेकिन मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ये जो चैप्टर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ये सबसे लास्ट में देखने वाला है। जब आप एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को शुरू में गो थ्रू करेंगे और उसके बाद जब सारे नॉलेज एरिया कवर हो जाएंगे तो तब आएंगे हम इस नॉलेज एरिया पे। और तकरीबन 60-70% क्वेश्चन ही इंटीग्रेशन मैनेजमेंट से होते हैं। तो वो सब के सब उनकी जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगी तो आपको आंसर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान हो जाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सारे प्रोसेस को हम 1 बाय 1 आपके लिए इंतहाई आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर की जो पूरी कोशिश होती है, उसने जो उसके जो मेन काम होता है वो उसकी पूरी कोशिश होगी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में कि रिसोर्स एलोकेशन पे काम करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है रिसोर्स के यूज़ का, वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। डिमांड्स ज़्यादा होती हैं प्रोजेक्ट्स में, नीड्स काफ़ी हैं, रिक्वेस्ट काफ़ी आती हैं, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होती हैं। तो आपने उन सब डिमांड्स को कैसे बैलेंस करना है वो भी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हम देखते हैं, उसको भी हम यहीं पे डील करते हैं। अल्टरनेट अप्रोचेस को देखा जाता है कि किसी भी चेंज को, किसी भी रिक्वेस्ट को हम कैसे मर्ज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और टेलरिंग का प्रोसेस मैंने पहले भी डिस्कस किया, पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए। और मैनेजिंग द इंटरफेसेस हमने प्रोजेक्ट चार्टर में इसको भी डिस्कस करेंगे कि हम इंटरफेसेस को कैसे मैनेज करते हैं। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में ये प्रोसेस जो है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड, ये इनिशिएशन से भी पहले है। इनिशिएशन से पहले किस लिए रखा गया है, क्योंकि इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट सिलेक्शन के साथ कोई काम नहीं है, मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनफैक्ट। लेकिन ये हाईली रिकमेंड होता है पीएमआई की तरफ से कि जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा था, जिस टाइम उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी, जब वो सिलेक्शन प्रोसेस में था, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के जो मेथड्स हैं ये एग्ज़ाम में भी आते हैं अक्सर। तो दो मेन हैं, बेनिफिट मेजरमेंट मेथड, जिसको हम कंपैरेटिव अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है कंस्ट्रेंट्स ऑप्टिमाइजेशन मेथड, जिसको हम मैथमेटिकल अप्रोच कहते हैं। इसके अंदर जो मेथड्स हैं उसमें मॉडल बोर्ड, पीयर रिव्यू, स्कोरिंग मॉडल और इकोनॉमिक मेजर्स। और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग से। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इसके नाम का पता होना चाहिए और ये कौन सी अप्रोच है प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। यहाँ तक इसमें पीएमपी एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ इसका ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से मैथमेटिकल अप्रोच होते हैं, आपको इसका पता होना ज़रूरी है। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये फर्दर पीजीएमपी के जो कॉन्सेप्ट्स में आगे डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर पीएमपी के लिए हम इसमें से सिर्फ एक मॉडल जो है इकोनॉमिक मॉडल, उसको सेलेक्ट करें, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसको देखा जाता है और इसी में से क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ आपको ये बात समझने में अब आगे जाके आसानी होगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था वो किस बेस पे हुआ था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये इनिशियल बात का पता होगा कि मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट क्यों हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल चॉइसेस थे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। तो उसमें प्रोजेक्ट बी क्यों सेलेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट ए क्यों रिजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट सी को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी गई। तो वो इसी जो सिलेक्शन जो मीटिंग होती है उसमें डिस्कस किया जाता है और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का होना इंतहाई ज़रूरी है। पीएमओ भी इसको डील कर रही होती है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है और क्यों करना है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड में हम इकोनॉमिक मेजर्स को अभी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक मेजर्स हैं फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन में
एक पहला जो पॉइंट है, जो पहला टूल है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि मैंने जो इस इन्वेस्टमेंट की है उसमें मुझे रिटर्न कितना आ रहा है। जो आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इस बेस पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती है कि मेरे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है, तो वो इस टेक्निक में आएगा। पहली चीज़ सिंपल चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू को इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, तो सॉफ्ट कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्ज़ाम में। फार्मूला आपको याद करना पड़ेंगे, ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठें तो ये सारे फार्मूले आप याद करके जाइए, और वहाँ आपको पेपर पेन जो दिया जाएगा उस पर आप फ़ौरन नोट डाउन कर लीजिए सारे जो मेजर इसके फार्मूलाज हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये है सिंपल, और उसका जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू आपसे की जा रही है कि ये इतनी अमाउंट हमें 3 इयर्स के बाद मिलने वाली है, इतनी अमाउंट हमें 3 इयर्स के बाद मिलेगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। इसी फार्मूले में आपने फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ टाइम पीरियड, यूजुअली ईयर्स होते हैं इसमें, जो आपको ईयर्स दिखे, इस फार्मूले में हम पुट करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। जैसे नीचे सॉल्व हुआ, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी तसल्ली से देख सकते हैं किस तरह कैलकुलेट किए। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आई है हमारे पास $3 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो इतनी बनती है अभी की। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। सिंपल से आपको फार्मूला पुट करना है और उसका आंसर देना है। जिस तरह इस क्वेश्चन में पूछा है भाई कि ये वैल्यू लेस है या इससे ज़्यादा आती है प्रेजेंट वैल्यू इसमें। नेट प्रेजेंट वैल्यू वही प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन्वेस्ट कीजिए इतने नाउ, और रिसीव 3 ईयर जो पेमेंट है $10 ईच प्लस $2,500 इन 3rd ईयर। मतलब आप अभी $2,000 अभी पे कीजिए और आपको 10% इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिलेगा, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये बनी, और नेक्स्ट ईयर में आपको 10% के ऊपर, तो नेक्स्ट ईयर में इतनी बनी प्रेजेंट वैल्यू, 3rd ईयर में इतनी बनी, और उसके बाद कह रहे हैं कि 2,500 भी दिए जाएंगे, तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी हुई। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो आपने फर्स्ट ईयर में जो पे किया, जो इसको 0 ईयर कहा जाता है, ये मैंने आज पे किए, और आज के हिसाब से जो अमाउंट बनती है उसको हम प्लस माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या अमाउंट आती है। तो आपके पास अगर पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो दैट्स गुड, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट्स नॉट गुड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में ज़्यादा कम्प्लिकेशन नहीं होती इसमें, और यूजुअली आंसर भी दिए होते हैं आपको। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए मोस्टली इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। उसमें कह रहे हैं 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। एक प्रोजेक्ट ए है जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है $45,000, और प्रोजेक्ट बी है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास $85,000 आ रही है। लेकिन कह रहे हैं पहला जो प्रोजेक्ट है वो 3 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 6 ईयर में कंप्लीट होगा। तो विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स की तरफ आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार नंबर ऑफ़ ईयर्स तो यहाँ पर 3 ईयर्स हैं, वहाँ पे 6 ईयर हैं, तो कौन सा। आपने ईयर्स नहीं देखा। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा सिर्फ उसकी वैल्यू देखी जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू $85,000 जो है वो प्रोजेक्ट बी का जो है वो ही ज़्यादा है, हमें उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। आपकी सिलेक्शन जो कमेटी है उसका नंबर ऑफ़ ईयर से कोई कंसर्न नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू किस प्रोजेक्ट का ज़्यादा है, दैट्स इट। उस बेस पे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड, ये दूसरा इसका जो है एक टूल है। इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के आप एक मैथमेटिकल मॉडल है पूरा। मेरे मैनेजरियल फाइनेंस से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं ज़्यादातर, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते, वो थोड़ी कैलकुलेशन की कम्प्लिकेट है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में वो इस तरह इंतहाई सिंपल से हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। कह रहे 2 आपके पास प्रोजेक्ट है, आपने इन दोनों में से IRR को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी प्रोजेक्ट का IRR ज़्यादा होगा
हमने वो सिलेक्ट करना है सिंपली। यहाँ पे प्रोजेक्ट ए का IRR 21% है, 21% और बी का जो है 15%, तो जिसका ज़्यादा होगा IRR हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पेबैक पीरियड में हमसे पूछा जा रहा है, दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए जो है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो रहा है और प्रोजेक्ट बी जो है वो 18 मंथ में कंप्लीट किया जा रहा है। तो रिगार्डलेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू हम सिर्फ पेबैक पीरियड को कंसिडर करेंगे कि किस जो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रोजेक्ट से कितने टाइम में जल्दी कवर हो रही है। तो जिस प्रोजेक्ट से मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी कवर होगी वही मेरा प्रोजेक्ट सूटेबल होगा मेरे लिए, वही सेलेक्ट होगा। तो रिगार्डलेस ऑफ अदर फैक्टर्स, मे बी इसमें बहुत सारी डिस्कशंस आती हैं कि इसमें हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन नहीं कंसिडर किए जाएंगे। पेबैक पीरियड में आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के पेबैक पीरियड जो है उसको देखना है, सिंपल। प्रोजेक्ट ए जो है 6 मंथ में कंप्लीट हो रहा है, बी जो है 18 मंथ में, तो डेफिनेटली हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसके क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल। आपसे पूछा जा रहा है कि यार एक प्रोजेक्ट अगर 1.7 उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है कि हमारा जो रेवेन्यू है 1.7 टाइम्स द कॉस्ट, उस कॉस्ट की 1.7 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। इसमें आपने देखें प्रॉफिट जो है वो एक माइनर वोकेबलरी है, छोटे टर्म यूज़ की जाती है मैनेजरियल फाइनेंस में। मेन चीज़ होती है रेवेन्यू, इसमें भी ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ होगी, आपने रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं। प्रॉफिट तो आफ्टर ऑल जो कंपनी को सारे एक्सपेंसेस सब कुछ निकाल के वो जो बचता है उसमें प्रॉफिट, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, हम प्रोजेक्ट का रेवेन्यू देखेंगे, ओवरऑल रेवेन्यू। उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा इसमें। अभी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे वो इंतहा इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। देखें प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, नेट प्रेजेंट वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका आंसर ठीक है, प्रोजेक्ट ए, जैसे हमने बात की, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी हमने वही सेलेक्ट करना है। IRR को मद्देनज़र रखते हुए आपने कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, आपका आंसर ठीक है, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज जिस तरह हमने कहा जिसका IRR ज़्यादा होगा हमने वो सेलेक्ट करना है, ब्लाइंडली उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पेबैक पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट एक 16 मंथ है, सॉरी वो 21 मंथ है, जो जल्दी कवर करेगा हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो मेरा प्रेफर्ड प्रोजेक्ट होगा। बेनिफिट कॉस्ट रेशो में किसको आप सिलेक्ट करेंगे, और वेरी ऑब्वियस 2.79 इज़ मच हायर देन 1.3, तो हमने प्रोजेक्ट। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डिंग है, तो यू आर वेरी लकी एनफ कि हम इसको समराइज़ करके जिस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उस तरह मैंने एग्जैक्ट आपके सामने एक्सप्लेन किए। अदरवाइज़ इनकी टेक्निकलिटी पे अगर हम जाएं तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी इस चीज़ों को, फिर आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी। एग्ज़ाम के लिए आपने सिर्फ इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है और इनको देखना है। मोस्टली बास क्वेश्चन में अक्सर अदर अकाउंटिंग टर्म्स आती हैं, जैसे मैंने कहा मैनेजरियल फाइनेंस के इसमें काफ़ी पोर्शन रखा गया है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, तो उसमें जो मोस्ट जो रेलेवेंट चीज़ें मोस्ट आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है अभी करंट टाइम में। आपने सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, आप नेट से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कास्ट देखें, आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दो प्रोजेक्ट हैं मेरे पास और दोनों में से किसी भी मैथमेटिकल अप्रोच को सामने रखते हुए, कंपैरेटिव अप्रोच को सामने रखते हुए मैं कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगा। तो जो प्रोजेक्ट आप छोड़ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू में मैं डेफिनेटली $85,000 वाले प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जिस प्रोजेक्ट को आप छोड़ रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं आप, जिसको आप इसके अगेंस्ट जिसको मैं अल्टरनेटिवली छोड़ रहा हूँ जो प्रोजेक्ट, वो होगा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कास्ट होता है, ये सारा क्वेश्चन आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इसमें देखिए प्रोजेक्ट में जो अमाउंट आपकी स्पेंड हो चुकी है
जो जा चुकी है आपने उसको कंसिडर नहीं करना। शुरू में अगर मेरे पास इतनी अमाउंट थी, उसमें से हमने इतना स्पेंड कर दिया, तो जो स्पेंड कर दिया वो गॉन, उसको फाइनेंस में, बजट में नहीं कंसिडर करना आपने, वो संक कॉस्ट है। इस तरह के थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और आप इस इंटरनेट से भी इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं कि संक कॉस्ट क्या होता है। कि सिंपल डेफिनेशन इसकी सिंपल ये, पीएमपी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट में जो अमाउंट स्पेंड हो जाती है हम उसको बजट में कंसिडर नहीं करते। लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न में देखें, एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, आपको उसको जल्दी कवर करना है, यानी 50 डेज़ का प्रोजेक्ट था फॉर एग्जांपल, तो अगर हमारे पास एक प्रोग्रामर होगा तो पहले प्रोग्रामर 50 डेज़ ले रहे हैं, आपने दूसरे प्रोग्रामर को भी हायर किया, उसके साथ मे बी 30 डेज़ पे आ जाएगी बात, फिर आपने तीसरा हायर किया तो 25 डेज़ पे आ जाएगी, आपने चौथा हायर किया तो पीएमआई कहती है लॉ ऑफ डायमेंशन कि तू जितने ज़्यादा प्रोग्रामर हायर कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ डेज़ उसी प्रोपोर्शन से डाउन नहीं जाएंगे। जैसे अगर हम कहेंगे एक ने 50 में किया तो दो जो है 25 में करेंगे, और तीन जो है वो 12 या 13 डेज़ में ले आएंगे, और 4 जो है उसको 4 पर डिवाइड, इक्वल डिवीजन नहीं होती लॉ ऑफ डायमिनिशिंग में। जितना आप ज़्यादा इनटेक ले रहे हैं उसकी जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो उसका रिज़ल्ट है, वो उस हिसाब से इक्वली प्रोपोर्शन में नहीं आता। जैसे हमारे टीचर ने हमें एग्जांपल दी थी एक दफ़ा, इसी में इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे कि जब इंसान को बहुत शदीद भूख लगी होती है तो जब वो पहला एप्पल इनटेक लेता है तो उस एप्पल की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जिस्म में हो जाती है, और जब दूसरा लेता है फिर उतनी नहीं हो पाती, फिर जब तीसरा और चौथा और पांचवा जब इनटेक लेगा तो मे बी वो वोमिटिंग पे स्टार्ट हो जाए, बॉडी उसको एक्सेप्ट ही ना करे। इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट में लॉ ऑफ डायमिनिशिंग को, रिटर्न को, इस टर्म को देखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम नंबर ऑफ लेबर्स को ज़्यादा करते जाएंगे तो उससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन इसी तरह से है। वर्किंग कैपिटल, उसकी डेफिनेशन ये कि करंट एसेट्स आपके पास जितने हैं उससे माइनस कर लीजिए करंट लाइबिलिटीज़, ये इसकी डेफिनेशन है। डेप्रिसिएशन, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो हर कंसेक्टिव ईयर में उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसके दो तरीके मेन हैं, एक है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन और एक है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेटेड में दो अदर डेप्रिसिएशन के मॉडल हैं, एक है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस और दूसरा सम ऑफ द ईयर्स। स्ट्रेट लाइन में देखिए हमारे पास एक आइटम है जिसकी वर्थ बनती है इतनी, 10 ईयर्स यूज़फुल उसकी लाइफ है, और आफ्टर द लाइफ उसकी जो सेल वैल्यू है वो ज़ीरो है, मतलब वो उसकी कोई वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते बिल्कुल। तो हम 1000 उसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो 100 पर ईयर आ रहा है। इस स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। एक्सेलरेटेड में हम अपने एक फार्मूला डेवलप करते हैं, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इसके अपने टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, इसका एक फार्मूला भी है और इंटरनेट पे आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ इसके नाम का जानना और आपको सिर्फ इतना पता हो कि ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन में कितने फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी है। अभी तक की जो बातें थी वो प्रोजेक्ट चार्टर से पहले की बातें थी। मोर इंटरेस्टिंगली फिर आप कहेंगे हमने इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, ये प्रोजेक्ट चार्टर के बाद ही तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू होती है। एक्चुअली पीएमआई स्ट्रांगली रिकमेंड करती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि आप जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन, जब इनिशिएशन से पहले था, प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टेज से आप इस प्रोजेक्ट के साथ रहें, तो लेटर ऑन जो चैलेंजेस प्रोजेक्ट्स को आने वाले हैं आप उसको ईजीली टैकल कर सकेंगे, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे पास जो इनपुट होंगे वो यहाँ पे मेंशन है, तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आगे जाके हम 1 बाय 1 चीज़ों को भी देखेंगे। टूल्स टेक्निक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं, कुछ हम यहाँ पर तो शायद इस टूल टेक्निक को ज़्यादा ना डिस्कस करें। स्कोप मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में ये सारे टूल्स हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इन डिटेल। और जो आउटपुट इसका आता है प्रोजेक्ट चार्टर और एजम्पशन लॉग्स, वो हम अभी इसके बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर में जो इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिज़नेस डॉक्यूमेंट, उसके 2 हिस्से हैं, एक बिज़नेस केस है, एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है, 2 चीज़ें हैं।
इसके बारे में तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि बिज़नेस केस आपने प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया, कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए, जो चैलेंजेस थे उनके अंदर रहते हुए आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बावजूद आपका प्रोजेक्ट फेल कंसिडर किया जाएगा। क्यों? वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने की रीज़न थी आपने वही मिस कर दिया। यानी मेरे प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट की जो मेन ऑब्जेक्टिव था मेरे प्रोजेक्ट का वो था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमने पूरी कोशिश की कि इसको विद इन बजट कंस्ट्रेंट्स के अंदर, विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर, विद इन स्कोप कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया परफेक्टली। लेकिन जो मेन उसका जो रीज़न था प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो अगर हासिल ना हुई तो आपका प्रोजेक्ट फेल कंसिडर किया जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें। बुक्स में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, मुख्तलिफ बुक्स में इसको बयान किया गया, लेकिन मैं आपको सिंपल अल्फाज में यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बिज़नेस केस पे, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट चार्टर है उसी में जो बताया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया गया था। हम अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्ट्रेटजीज़ के साथ किस तरह अलाइन कर रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरह मीट करेगा, इसको यहीं पे हम अच्छे से समझने की और डॉक्यूमेंट करेंगे। यहीं पर हम इसको पूरी कोशिश करते हैं। बिजनेस केस के अंदर, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के अंदर प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, जो उससे हमारे पास जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट करना है, अपने सामने रखना है कि मेरे प्रोजेक्ट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे स्पॉन्सर या पीएमओ से अगर इनिशिएट किया गया है तो मेरे प्रोजेक्ट से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बेनिफिट, जो पॉजिटिव थिंग्स है वो आपने इस प्लान के अंदर मेंशन करना है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, पहली चीज़, पहले इनपुट ही प्रोजेक्ट चार्टर में है कि आपको करना क्या है। या तो ये आपको स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी, या अगर प्रोजेक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोजेक्ट अंडर एग्रीमेंट है तो आपका जो कस्टमर है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा डॉक्यूमेंट कि हमने प्रोजेक्ट में करना क्या। ये हमारे लिए इनिशियल इनपुट होगा प्रोजेक्ट चार्टर फेज के लिए। कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या अजम्पशंस रखी जा रही है, वो भी इसके अंदर हम सामने रखेंगे। अपने एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट आउटसोर्स किया गया है या आप देखें, दो टर्म यूज़ होती हैं, या आप बायर साइड पर हैं या आप सेलर साइड पर हैं। पीएमआई इसके वेंडर्स का वर्ड यूज़ नहीं करती, स्पॉन्सर का जो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो चैप्टर है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, उसमें हम ये टर्म्स देखेंगे। आप दो ही वर्ड यूज़ हैं, या बायर है या सेलर है। अगर मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, मुझे अपना घर बनाना है, तो मैं हो गया बायर। अगर मैं किसी का घर बनाने जा रहा हूँ तो वो हो गए सेलर, सर्विस प्रोवाइडर्स। वो तो आप किसके एंड पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बायर के एंड से या सेलर के एंड से। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने अपने आप को बायर के एंड पर रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। अदर अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आप सेलर की साइड पर हैं, जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अगर मेंशन नहीं है तो आप बायर साइड पे, यानी मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। अगर उसका कुछ पोर्शन में कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, तो वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कि वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके सामने होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए उसको हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में इंतहाई डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट में चार्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन देखने में आते हैं प्रोजेक्ट चार्टर के अबाउट, कि वो प्रोजेक्ट चार्टर्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। देखें क्यों सीरियस लेते हैं। देखें, विदाउट प्रोजेक्ट चार्टर अगर आपने अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो याद रखिए पीएमआई इसको टोटली अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट कहती है। आपने पीएमआई का जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन की है। आपके पास प्रोजेक्ट चार्टर ही नहीं था और आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया, तो सबसे बड़ी गलती ये। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे एग्ज़ाम में कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रोजेक्ट चार्टर की असाइनमेंट से उसको प्रोजेक्ट चार्टर फाइनल होने से पहले ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और उसके कुछ रिसोर्सेज भी यूज़ करने शुरू कर दिए। तो ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग और वायलेशन होगी कोड ऑफ कंडक्ट की। ये गलती मत कीजिएगा। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता जब तक आपका प्रोजेक्ट चार्टर फाइनलाइज नहीं हुआ, आपको दिया नहीं गया। प्रोजेक्ट चार्टर ही वो डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमने देखा था कि आपके पास फंक्शनल मैनेजर्स भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, और जो मेन मसला आता है
प्रोजेक्ट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होती है तो उनके 2 बॉसेस हो जाते हैं हमारे स्टाफ के, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक हमारा फंक्शनल मैनेजर है। तो जो रिपोर्टिंग के जो इश्यूज़ होंगे, जो कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होंगे, वो आपका सिर्फ प्रोजेक्ट चार्टर ही हल कर सकता है। अगर आपने यहाँ पर उसको मेंशन किया, अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़े टाइम में, वो चीज़ यहाँ अगर मेंशन है तो आपको पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम इन इश्यूज़ में आपका टाइम नहीं वेस्ट होने वाला। और अगर ये चीज़ प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन नहीं तो आप इन्हीं रिसोर्स की और ब्लेम गेम में लगे रहेंगे कि ये तो उसकी ज़िम्मेदारी थी, ये इसकी ज़िम्मेदारी थी। इसको हम यहीं पे रिपोर्ट करेंगे। हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स, एजम्पशंस, सक्सेस क्राइटेरिया, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोजेक्ट में चार्टर में ही मेंशन कर दिया जाएगा। कंस्ट्रेंट्स, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स और रिस्क प्रोजेक्ट चार्टर में, की स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन होंगे। आपके प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑन गोइंग वर्क है, जो का ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशंस में आप किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑन गोइंग जो प्रोसेस है, हमेशा उसमें कोई चेंज लाने के लिए, कोई एडवांसमेंट लाने के लिए प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है। तो वो किस तरह हम उसको लिंकअप कैसे करेंगे प्रोजेक्ट को अपने ऑन गोइंग ऑपरेशन के साथ, वो भी प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन होगा। अभी इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं अगेन इसको एम्फसाइज़ करूँगा बहुत, 2 दफ़ा नहीं, इसको 3 दफ़ा इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट कर चुके हैं स्टडी अपनी, तो प्रोजेक्ट चार्टर पे ज़रूर आइएगा और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रिकी होते हैं, और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्रोजेक्ट चार्टर का जो एक प्रोजेक्ट सैम्पल मैंने लिया है, उसको देख लें कि इसमें क्या कौन कौन सी मेजर चीज़ें होती हैं। देखें, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ देखते जाइए। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, किसने प्रिपेयर किया, कौन था, वर्जन कितना चल रहा है, हम इसको गो थ्रू करेंगे। द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर, जो हम क्यों लिख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप इसको साथ साथ देखते रहिए। एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू देख लें। ये हाई लेवल स्कोप डिफ़ाइन किया जा रहा है, प्रोजेक्ट का हाई लेवल स्कोप क्या होगा, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स किन के डेट पे, कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं, वो आपको प्रोजेक्ट चार्टर में ही बता दिया जाएगा। कैसे हैंडल करेंगे। आउट ऑफ स्कोप इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसको हम स्कोप मैनेजमेंट में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि जो चीज़ें स्कोप में नहीं है प्रोजेक्ट चार्टर में ही मेंशन कर दें, अदरवाइज़ ये भी आपको अपने एंड पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन नहीं था। तो ये एक कन्फ्लिक्ट की रीज़न भी बन सकती है। प्रोजेक्ट चार्टर में जो चीज़ मेंशन नहीं है तो बाद में उसके ऊपर चेंज रिक्वेस्ट आएगी, तो चेंज रिक्वेस्ट काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी आपको। प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स, हाई लेवल एस्टीमेट्स भी प्रोजेक्ट चार्टर में दिए होंगे, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, हाई लेवल, ये सब काम हमने करना है, एजम्पशंस भी हैं, कंस्ट्रेंट्स भी हैं, हाई लेवल की चीज़ें हैं ये, इसको हम फर्दर अपने एंड पे चेक करेंगे। इंटरडिपेंडेंसीज देख लीजिए, कौन कौन सी इंटरडिपेंडेंसीज होंगी इस प्रोजेक्ट में, वो भी यहाँ पे मेंशन है। और ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट देख लें, किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ऑब्वियसली यही आपके स्टेक होल्डर बन जाते हैं जो जो इम्पैक्ट होंगे इसके साथ। जो स्कोप चेंज का जो प्रोसीजर है वो किस तरह है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म किस तरह होगा, लॉग चेंज लॉग कैसे हम मेंटेन करेंगे, प्रोजेक्ट के रिस्क कौन कौन से हैं, हाई लेवल रिस्क की बात कर रहे हैं, मैं फिर इस वर्ड पे जोर देना चाह रहा हूँ, हाई लेवल। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस को मिली है भाई, रिसोर्स प्लानिंग कैसे चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये इसकी मैं बात कर रहा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप कम्युनिकेशन को, रिपोर्टिंग जो मैटर्स हैं, जो इश्यूज़ आएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो चार्टर है उसी में ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और इन चीज़ों को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो कौन कौन से यूज़ होंगे, कितने होंगे, उनकी एस्टीमेट, कॉस्ट एस्टीमेट कितनी होगी, वो यहाँ पे बताई गई है, वो भी इसी के अंदर प्रोजेक्ट चार्टर में है। नॉन पीपल रिसोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ मेंशन हो गए। कम्युनिकेशन प्लान आपने कैसे लेके जाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या क्या आप इसमें रखना चाहते हैं वो भी इसके अंदर डिफ़ाइन है, और जो मेन जो चीज़ें और हैं और जो अटैचमेंट इसके साथ रखनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट हुआ पड़ा है या कोई और चीज़ है, वो अटैचमेंट में आ जाएंगी। तो ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर था, इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ काफ़ी, कि जो चीज़ प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन की है ज़रूरी नहीं आप उसी को लेके चलें। ये आपके लिए एक ऑफ़र होती है कि हम जो प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं उसकी उसके अंदर ये चीज़ें हैं,
तो आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना। आपको लग रहा है कि अगर वो सूटेबल हैं तो ओके फाइन, अदरवाइज इसको उस साइन होने से पहले ही इसको डिस्कस करना है। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का प्लानिंग के पोर्शन में आता है। उस पर हम सारे जितने प्रोजेक्ट चार्टर जो पिछला डॉक्यूमेंट है आ रहा है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। पिछले प्रोसेस का आउटपुट यहाँ पे इनपुट हुआ, जितने भी अदर प्रोसेसेस हैं उनके प्लानिंग का जो पोर्शन है वो यहाँ पर इनपुट आ जाएगा। और इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऐसे पिछले लेक्चर में हमने कहा था मोस्टली ये इनपुट आता है। ये चीज़ें हमारे पास टूल एंड टेक्निक्स इस प्रोसेस में आएंगी और आउटपुट उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा। प्लान के अंदर देखिए सबसे पहले अपने अदर नॉलेज एरियाज़ के प्लान का जो पोर्शन है वो लेकर आना है। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, हम सारे नॉलेज एरियाज़ के प्लान का पोर्शन डिस्कस करने के बाद यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन में। हम हर जो नॉलेज एरिया है उसमें हम आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इस नॉलेज एरिया को प्लान कैसे करेंगे, मैनेज एग्जीक्यूट और कंट्रोल कैसे करेंगे। वो स्कोप है, वो कॉस्ट है, वो स्केजल है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कम्युनिकेशन है, वो रिस्क है, जो भी नॉलेज एरिया है उस प्लानिंग पोर्शन में इन चीज़ों को आंसर करना ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, प्लान कैसे लेके चलेंगे आगे। फॉर्मेट और लेवल उसकी जो है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पर, कस्टमाइज़ है। आप ऑर्गेनाइजेशन के जो उनके जो टेम्पलेट्स हैं, उनके जो तरीका, उनके जो डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से लेके चलिएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन पोर्शन जो है प्लानिंग का वो फोकस करेगा प्रोसेस और प्रोसीजर्स को, हमने कौन कौन से प्रोसेस प्रोसीजर को फॉलो करना है जब प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे एग्जीक्यूशन के पोर्शन में। कंट्रोलिंग पोर्शन जो है प्लानिंग का, उधर हम कह रहे हैं कि हम किस तरह एवेल्यूएट करेंगे कॉस्ट डाटा, एसेस वेरिएशन, एस्केलेट चेंजेस, फॉरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने किस तरह करनी है, ये प्लानिंग के पोर्शन में होगा। इसको हम सेपरेट भी एग्जीक्यूशन को भी अभी डिस्कस करते हैं और कंट्रोलिंग पोर्शन को भी अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। मेन चीज़ जो कंट्रोल के अंदर है वो वेरिएंसेस हैं। आपने डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, जो चीज़ हमने प्लान की थी और जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है उसके दरमियान में कोई डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस होता है। कोई भी परफेक्टली एक प्लान को डिज़ाइन नहीं कर सकता। इवन एक इंसान अपने एक दिन को परफेक्टली प्लान नहीं कर सकता, आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये सारे काम करूँगा। वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, आज आपने क्या करने। प्लान कभी भी परफेक्ट नहीं होते, उसमें वेरिएंस लाजमी है, वेरिएंस होता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, अच्छा यहाँ पे जब हमारे पास प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमने सबसे पहले जंप इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसकी प्लान के एस्पेक्ट देखें, आया वो चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अगर आपने काम अच्छे से किया प्रोजेक्ट प्लान में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका ऑलरेडी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास प्लानिंग में मौजूद होगा। अगर उसकी प्लानिंग सही नहीं हुई तो आपको फिर से उसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको फिर से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और सम टाइम में भी आपको प्रोजेक्ट चार्टर में चेंज करनी पड़ जाए, जो कि एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की नौबत ना आए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जो कंपोनेंट्स हैं, देखिए आपने कस्टमाइज़ करना नॉलेज एरिया को, जैसे हमने कहा था टेलरिंग में, तो ज़रूरी नहीं सारे नॉलेज एरिया उठाएंगे और सारे प्रोसेस उठाएंगे। कस्टमाइज़ कीजिए, जो आपकी नीड है उस हिसाब से चलेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन तीन चीज़ों के बेसलाइंस को कंबाइन करता है, स्कोप को, स्केजल को और कॉस्ट को। इन तीनों बेसलाइंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। ये की पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए उसके पीछे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उसके अंदर उसकी असल में डेफिनेशन क्या है, ये पता होना ज़रूरी है। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जो कंपोनेंट है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन है। इसके हर सेक्शन को हम इंडिविजुअली चेक करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्लान में से आता है। रिक्वायरमेंट्स पे हम काम करेंगे, किस तरह उसको प्लान कर रहे हैं उसको देखेंगे। चेंज मैनेजमेंट प्लान इसी का कंपोनेंट है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए चेंजेस के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके कंपोनेंट्स और उसके डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने प्रोजेक्ट चार्टर में भी देखा, वर्जन देखें,
अगर आपका प्रोजेक्ट जो है किसी लेटेस्ट वर्जन पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल 5.6 वर्जन पे जा रहा है और आपकी टीम काम कर रही है 3.5 के ऊपर, तो आप जान सकते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। आपकी टीम ही उस करंट पेज पे नहीं है तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप समझ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान में आपको ये श्योर करना है कि जो करंट अपडेटेड वर्जन्स है आप उसको टीम को उसी पेज पर कैसे रखेंगे। और कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ इस तरह है जिसमें हम सारी टीम को, जो कोलैबोरेशन का कोई टूल या प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी टीम सिंगल पेज पे हो और एक ही वर्जन पे काम करें। अगर टीम ने डिफरेंट वर्जन पे काम किया तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे काम करना है इसी सेक्शन में। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान शायद अगेन आ गया, सॉरी 2 दफ़ा आ चुके हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, ये भी इसका इस कंपोनेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान से ये उठाया गया है कि आपने अपने प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव करना है। ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करंट जो एक्टिविटीज़ और प्रोसेस है उसकी इम्प्रूवमेंट में सजेशन ज़रूर दें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान किस तरह आएगा, देखिए आपके पास स्पॉन्सर जो है आप प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क लेकर आया, कंपनी के एग्जीक्यूशन कल्चर को लिया, प्रोसेस प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट ये सब उठाया। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आई जिसने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और प्रोजेक्ट चार्टर के कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना है। इस तरह प्रिपेयर करना है, साइन कौन करेगा, स्पॉन्सर करेगा। प्रोजेक्ट चार्टर को साइन करने वाली जो पार्टी है वो स्पॉन्सर करेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की तरफ आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की तरफ आएगा। इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर, जिसको रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, अप्रूव्ड होना और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना, फॉर्मली साइन होने चाहिए सारी बॉडी से। तो जिस चीज़ पे आप काम करने जा रहे हैं आपकी सारी जो की स्टेक होल्डर्स हैं उसको उसका पता होना चाहिए। जो आपने प्लान बनाया है वो इस तरह है, इसी के अंदर बेसलाइंस हैं, इसी के अंदर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आके मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो आगे हम हर नॉलेज एरिया में वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी। ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। तो एग्ज़ाम में अगर कोई एक चीज़ आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन एस्टीमेट्स कहाँ पर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो इन दो चीज़ों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम वन बाय वन देखते रहेंगे साथ। ये हमारा एक ओवरव्यू या समरी चैप्टर समझ लीजिए। इसमें हमने टॉप लेवल व्यू है पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क का। यहाँ पे हमने सिर्फ इन चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन या सिर्फ आपको नो हाउ होना चाहिए इस स्टेज पर। जब हम सारे नॉलेज एरिया को कवर कर लेंगे कंप्लीट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी देख लेंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट को भी देख लेंगे, तब आप दोबारा इसी चैप्टर पे आइएगा तो अब आपको एक ही चीज़ इंतहाई क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या बात की थी इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच। ये था पार्ट फर्स्ट। इसमें क्योंकि लेक्चर एक्सटेंड हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।